चलिए देखिए, तो हम लोग ब्रिटिशर्स की जो औपनिवेशिक नीति थी उसे देख लिए हैं। इसके अलावा उनकी भू राजस्व नीति को भी देख लिया गया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, चलिए देखिए, तो अब हम लोग देखते हैं ब्रिटिश विरोधी प्रतिक्रिया। ठीक है, देखिए ये ब्रिटिश विरोधी प्रतिक्रिया क्या है। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया, भारत के क्षेत्रों में एक औपनिवेशिक नीति को चलाया। और औपनिवेशिक नीति का पूरा अर्थ क्या था कि ज्यादा से ज्यादा आर्थिक लाभ प्राप्त करना। ठीक है, और इस आर्थिक लाभ के क्रम में इन्होंने क्या किया, अपनी भू राजस्व की नीति चलाई। भू राजस्व की नीति। और जब हम इस भू राजस्व की नीति की बात करते हैं तो इसमें इन्होंने क्या किया, जो 3 प्रकार की इनकी भू राजस्व की नीति थी। प्रत्येक स्तर पर आपने देखा कि किसानों का इन्होंने क्या किया, बड़े पैमाने पर शोषण किया। ठीक है, और ना केवल शोषण किया बल्कि उनका बुरी तरह से आप कह सकते हैं कि जो आर्थिक दमन हो सकता था वो भी किया। इसका मतलब क्या है, उनका जो जीवन का स्तर था बिल्कुल बदहाली पर पहुंच गया था। ठीक है, और इसी क्रम में आप देख रहे हैं कि भारत ने धन निष्कासन का कार्य किया। इसके अलावा यहां पर क्या हुआ, यहां से भू राजस्व की नीति से क्या हो रही है, यहां से कृषि बदहाल हो रही है, और यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर शिल्प व उद्योग का पतन हो रहा है। और आप देखेंगे इनकी जो ये औपनिवेशिक नीति थी, मुख्य रूप से जो मैंने उस दिन भी चर्चा किया तो बताया कि भाई औपनिवेशिक नीति का प्रमुख आधार क्या होता है, आर्थिक लाभ प्राप्त करना, किसी राष्ट्र का आर्थिक दोहन करना। लेकिन ये आर्थिक दोहन की प्रक्रिया, इस आर्थिक दोहन की प्रक्रिया में ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, उन क्षेत्रों की राजनीतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक शोषण भी प्रारंभ कर देते हैं। और ब्रिटिशर्स की नीति में भी यही रहा था कि इन्होंने क्या किया, भारत के क्षेत्रों में अपनी आर्थिक नीति के तहत राजनीतिक हस्तक्षेप किया। राजनीतिक हस्तक्षेप के बाद इन्होंने सामाजिक हस्तक्षेप किया और फिर सांस्कृतिक रूप से भी यहाँ की सारी चीजों को प्रभावित करना प्रारंभ कर दिया। और सभी प्रभाव इनका नकारात्मक रूप में था। प्लस आर्थिक गतिविधियों में आपने देखा जो किसानों की स्थिति थी वो बदहाल हो चुकी थी। प्लस शिल्प और उद्योग का पतन हो रहा था, और यहाँ पर व्यापार वाणिज्य का भी क्या था, पतन हो रहा था। ऐसी स्थिति में अगर आप देखेंगे तो ब्रिटिशर्स के खिलाफ भारत के प्रत्येक वर्ग में एक आक्रोश था। और वही आक्रोश क्या हुआ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक प्रतिक्रिया के रूप में निकल करके आया, या ब्रिटिशर्स नीति के खिलाफ एक प्रतिक्रिया के रूप में निकल करके आया, जिसे लोग क्या कहते हैं, जिसे ब्रिटिश विरोधी प्रतिक्रिया या आंदोलन कहते हैं। और हम लोग इस आंदोलन को 3 स्तर पर देखते हैं। एक जिसे आप कहते हैं आदिवासी विद्रोह, दूसरा आप कह सकते हैं किसान विद्रोह, और तीसरा आप कहते हैं नागरिक विद्रोह। ठीक है, तो ये 3 स्तर पे क्या होता है, हम लोगों को विद्रोह करना होता है। और कारण क्या है, मैंने पहले ही बता दिया, प्रत्येक स्तर पे जो विद्रोह हो रहा है, प्रत्येक वर्ग द्वारा जो विद्रोह हो रहा है, उसका मुख्य कारण क्या है, ब्रिटिशर्स की शोषण नीति। ठीक है, अब इसी क्रम में हम लोग को आज जो देखना है वो देखेंगे आदिवासी विद्रोह। आदिवासी विद्रोह, तो देखिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि आदिवासी होते कौन है। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि ये जो आदिवासी विद्रोह हो रहा था इसका कारण क्या था। आदिवासियों द्वारा जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ विद्रोह किया जा रहा है
उसमें आदिवासियों की असफलता का कारण क्या है और ब्रिटिशर्स की सफलता का कारण क्या है। तो फिलहाल आज की क्लास में हम लोग इतनी चीजें देखेंगे। क्या क्या देखेंगे? पहले तो यहाँ पे समझेंगे आदिवासी क्या है, फिर देखेंगे आदिवासियों के विद्रोह का कारण क्या था, उसके बाद हम लोग देखेंगे आदिवासियों की असफलता व ब्रिटिशर्स की सफलता का कारण, और फिर कल हम लोग जो क्लास करेंगे उसमें देखेंगे कि भारत के किन किन क्षेत्रों में कौन कौन से आदिवासी विद्रोह हुए हैं। ठीक है, और उससे जुड़े प्रमुख घटनाक्रम कि क्यों किसी विशेष क्षेत्र में कोई आदिवासी विद्रोह हो रहा है। ठीक है, तो कल की क्लास में तो फैक्चुअल पॉइंट ज्यादा रहेगा, लेकिन आज वाला जो है पूरा कॉन्सेप्ट बेस पे है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब हम लोग आदिवासी की बात करते हैं तो ये आदिवासी कौन होते हैं? आदिवासी जो होते हैं ये ध्यान रखिएगा, मुख्य रूप से अगर हम लोग बात करें तो ये समाज से कटे होते हैं, समाज से कटे होते हैं, या हम कहें समाज से अलग होते हैं। और इसीलिए जनरली आप भाषा में सुनते हो कि आदिवासी लोग जो होते हैं वो समाज की मुख्य धारा से कटे हुए होते हैं। मुख्य धारा मतलब मुख्य समाज से। अब ये समाज से अलग क्यों होते हैं? क्योंकि इनके जो होते हैं, इनकी संस्कृति जो होती है, अब संस्कृति में क्या आएगा? इनका परिधान कह लीजिए, वही वेशभूषा, इनका परिधान, खान पान, रहन सहन, ये सब क्या होता है? ये थोड़ा अलग होता है। ठीक है, और मुख्य रूप से ये कहां पर निवास करते हैं? तो ये जंगलों व पहाड़ों के क्षेत्रों में निवास करते हैं। इसका मतलब अगर कोई पूछे कि आदिवासी किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं कि आदिवासी जो होते हैं वो मुख्य रूप से समाज से कटे होते हैं, और इनका जो रहन सहन, खान पान, वेशभूषा या पूरी संस्कृति की बात करें तो वो क्या होता है? वो थोड़ा अलग होता है। ठीक है, और मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं जंगली और पहाड़ी क्षेत्रों में। ठीक है, अब यही जो आदिवासी होते हैं, ये जो आदिवासी होते हैं, इन्हीं को जो है वो जनजाति की संज्ञा दी गई। आदिवासियों को जनजाति की संज्ञा किसने दी थी? हाँ, तो इन्हें जनजातियों की संज्ञा दी थी ठक्कर बाबा ने। ठीक है, और इसीलिए क्या है, ठक्कर बाबा क्या कहा जाता है? जनजातियों का मसीहा कहते हैं, जनजातियों का मसीहा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अभी हम लोग देखें कि आदिवासी क्या होते हैं, और उन्हीं आदिवासियों को क्या है? जनजाति भी कहा जाता है। और ये जनजाति नाम किसने दिया है? तो ठक्कर बाबा ने दिया है। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं आदिवासियों के विद्रोह का कारण। तो आदिवासी विद्रोह का कारण। देखिए, अगर हम लोग आदिवासी विद्रोह का कारण देखें तो आपको हर स्तर पे इसे समझना पड़ेगा। जैसे हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कोई एक कारण नहीं था, प्रत्येक वर्ग से शोषित हो रहे थे। तो एक इसका आर्थिक कारण देखेंगे, आर्थिक कारण। उसके बाद हम लोग देखेंगे सामाजिक कारण, सामाजिक कारण देखेंगे। उसके बाद फिर इसी में आप देखेंगे इनका न्यायिक कारण। ठीक है, उसके अलावा आप देखेंगे इनका प्रशासनिक कारण, प्रशासनिक कारण। ठीक है, इसके अलावा इसमें आप देखेंगे वन कानून। तो ये तमाम ऐसे क्षेत्र आपको दिखाई दे रहे हैं जिसके माध्यम से हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से आदिवासियों का उत्पीड़न या शोषण हो रहा था। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला हम लोग देखते हैं आर्थिक कारण। आर्थिक कारण, देखिए अगर हम लोग आर्थिक कारण की बात करें तो ब्रिटिशर्स द्वारा जो भू राजस्व की नीति चलाई गई थी। ठीक है, ब्रिटिशर्स द्वारा चलाई गई भू राजस्व की जो नीति थी, अगर हम लोग इसकी बात करें तो सबसे पहले क्या है कि ये इसकी जो आदिवासी लोग थे उनको समझ नहीं थी, आदिवासियों को इसकी समझ नहीं थी। भू राजस्व नीति क्या होती है वो जानते ही नहीं थे। ठीक है, और इसमें क्या था, इनके माध्यम से, ब्रिटिशर्स के माध्यम से क्या किया गया था? उच्च
दर रखा गया था, जो लगान या कर वसूला जाता था उसका दर जो था बहुत ज्यादा होता था, ठीक है, उच्च दर होता था। और इसको वसूलने का जो तरीका होता था, तो इसकी जो वसूली होती थी वो क्या होती थी, काफी कठोर होती थी। और कठोर के साथ साथ क्या होता था, अमानवीय होती थी, ठीक है, जिसमें इनको क्या किया जाता था, बुरी तरह से मारा पीटा तक भी जाता था। इसके अलावा क्या होता था, इनको देखिए, जब हम लोग आदिवासियों की बात करते हैं तो जो आदिवासी होते हैं, आदिवासियों का जो पूरा जीवन होता है वो कहते हैं जल, जंगल और जमीन। ये क्या है, आदिवासियों के जीवन का आधार है। इन्हीं 3 पिलर पे जो है उनका पूरा जो जीवन है वो आप कह सकते हैं टिका होता है, ठीक है। इसमें अगर आप देखेंगे अब, तो जो जमीन थी, जमीन ये क्या था, इनके हाथ से जा रहा था, हाथ से जा रहा था, ठीक है। दूसरे स्तर पर अगर बात करें तो देखिए, जैसे जमीन कैसे जा रहा था, जैसे मान लेते हैं रेल का विकास हो रहा था, तो रेल के विकास या हम कहें विस्तार में अब इनके जमीनों का क्या हो रहा था, अधिग्रहण हो रहा था, अधिग्रहण हो रहा था। और वास्तव में ब्रिटिशर्स द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में प्रवेश कब किया गया है, जब इन्होंने भारत के मैदानी या उच्च संसाधनों वाले क्षेत्र को पूरी तरह से वहां का शोषण कर लिया, तब इन्होंने अपने शोषण की प्रक्रिया का विस्तार किया। और तब ये क्या कर रहे हैं, जंगली और पहाड़ी क्षेत्रों तक प्रवेश कर जा रहे हैं, जहां आदिवासियों के जीवन को क्या कर रहे हैं, पूरी तरह से आप कह सकते हैं मतलब तहस नहस कर दे रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जब रेल का विस्तार हो रहा है तो इनकी जमीनें जो है वो अधिग्रहित की जा रही हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो कार्य लिया जा रहा है वो बेगारी है। बेगारी समझते हैं, जहां पर बिना कोई मजदूरी दिए उनको जबरन किसी कार्य में लिप्त कर दिया जाता हो, ठीक है। इसके अलावा या तो बहुत कम मजदूरी पर इनसे काम लिया जाता था, ठीक है। तो एक तो भू राजस्व के माध्यम से यदि अपने खेतों में किसी प्रकार का उत्पादन करते थे तो उस पर क्या होता था, उच्च कर दर लगा दिया गया। अब जो आदिवासी कभी पूरे अपने मतलब इतिहास में किसी प्रकार का कर नहीं दिए हैं, अचानक से उनको कर देना पड़ रहा है, तो पहली बात तो ये भू राजस्व की नीति ही नहीं समझ पाए। सरकार प्रशासन जो है वो इस प्रकार का कुछ कार्य करता है वो उनको पता ही नहीं था। तो एक तो अचानक से लगा कि जैसे डाकुओं का हमला हो गया हो, अचानक से आके छीनने लगे। ऊपर से न दे पाने की स्थिति में उनके ऊपर और ज्यादा शोषण किया जा रहा है, मतलब क्या है, उनको मारना पीटना, बंदी बनाना, ठीक है, तमाम प्रकार की चीजें उनके ऊपर प्रयोग में लाई जा रही है। इसके अलावा और क्या किया जा रहा है, तो अब उनके जमीन से अपने स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए उनको विस्थापित भी कर दे रहे थे। तो जमीन उनके हाथ से जा रही थी। दूसरा जंगल देखिए, अब जंगल की बात कर लें तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने वन्य कानून लाए। वन्य कानून लाए, होता है ना कि जो आदिवासी लोग होते हैं उनके जीवन का 3 आधार है, क्या क्या है, जल, जंगल और जमीन। तो जमीन तो किस तरह से उनके हाथ से जा रही वो देख ही रहे हैं। अब जंगल का देखिए क्या है, तो भाई जो आदिवासी लोग थे वो ईंधन, चारा, फल, फूल, कंद मूल, जो कुछ भी कह लीजिए, इस सब के लिए क्या थे, जंगलों पर निर्भर होते थे। इसका मतलब क्या था, आदिवासियों का पूरा जीवन जो था वो जंगलों के संसाधन पर निर्भर करता था। उसमें से होने वाले उपज वो खाद्य पदार्थों के रूप में ग्रहण करते थे। और इसके अलावा जो आदिवासी लोग हैं तो पशुपालन भी करते थे, उनके पशुओं के लिए चारा वहां से प्राप्त होता था। इसके अलावा यदि वो घर पर भी कुछ भोजन पकाना चाहते थे तो उसके लिए लकड़ियां कहाँ से आएंगी, ईंधन कहाँ से आएगा उनका, तो वो सारी चीजें यहीं से प्राप्त होता था। अब इन्होंने क्या किया, अपना वन कानून लगा दिया। तो सबसे पहले इन चीजों से इनको क्या किया, वंचित किया। इसका मतलब इनके ये अधिकार छीनने लगे। जंगलों पे ये क्या कर रहे हैं, तो जंगलों पे ये संरक्षण की नीति लगा दे रहे हैं। और अब क्या हो रहा है, जो आदिवासी लोग थे
उनको जंगलों में प्रवेश नहीं करने दे रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा आप जानते हैं कि जो आदिवासी लोग हैं वो प्रकृति की पूजा करते हैं, प्रकृति की पूजक होते थे। और ये क्या करते थे, ये ठाकुर जी का निवास स्थल, ठाकुर मतलब इनके देवता, जो ठाकुर जी थे उनका निवास स्थल कहाँ मानते थे, वृक्षों में मानते थे। और ये लोग क्या कर रहे थे, अपने अंधाधुंध लाभ के लिए वृक्षों की बड़े पैमाने पर कटाई कर रहे थे। ठीक है, तो ये भी उनके साथ एक अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा था। अब देखिए ये क्या कर रहे थे, जो ब्रिटिशर्स थे, ये इमारती लकड़ियां जो होती हैं, इमारती लकड़ियां बड़े पैमाने पर जंगलों का दोहन करके वहां से इमारती लकड़ियों को प्राप्त कर रहे थे। और इन इमारती लकड़ियों का प्रयोग कारखानों में, जहाज निर्माण में, भवन निर्माण में, वह जो घरेलू उपकरण होते हैं, घरेलू उपकरण, उसके निर्माण में और अन्य कई प्रावधानों में उसका इस्तेमाल कर रहे थे। तो बड़े पैमाने पर क्या करते थे, वृक्षों की कटाई भी कर रहे थे। ठीक है, तो अभी मैंने सिर्फ आपको दो कारण बताया। पहला कारण तो बताया, एक आर्थिक कारण बताया था। ठीक है, और उस आर्थिक कारण से ही जोड़ करके, चूंकि मैंने बताया कि आदिवासियों के जो जीवन का आधार है वो जल, जंगल और जमीन है। तो आर्थिक कारण होता है किस प्रकार से उनकी कृषि बदहाल हो रही थी, जमीन उनके हाथ से जा रहा था, और प्लस जब जंगल की बात आई तो वन कानून को ला करके उसी से जोड़ दिया कि वन कानून के द्वारा किस प्रकार से उनका शोषण किया जा रहा है। ठीक है, अब आइए देखते हैं सामाजिक कारण को। देखिए, अगर हम लोग सामाजिक कारण की बात करें तो इनकी जो भूनीति थी, भूनीति, इस भूनीति के तहत अब जो भूमि थी, भूमि, इसका क्रय विक्रय होने लगा था, क्रय विक्रय। और जब भूमि का क्रय विक्रय होने लगा था तो इनके क्षेत्रों में एक नए समाज का उदय हो रहा था, यानी नए सामाजिक वर्ग, क्योंकि समाज से पहले कट के रहते थे, और अब इनके क्षेत्रों में समाज का एक नया वर्ग जाकर के वहां पर अपने स्तर से रहना प्रारंभ कर दिया। और वो क्या कर रहा था, वो भी इनके ऊपर शोषण कर रहा था। अब वो समाज का नया वर्ग कौन था, तो यहां पर साहूकार, बनिया, मारवाड़ी। ठीक है, कुल मिलाकर के इस वर्ग के लोग वहां पर जाकर के क्या हुए, वहां पर जाने लगे। और अब हो क्या रहा था, देखिए इनके द्वारा भी इनका शोषण हो रहा था। कैसे होता, इसी में एक और जोड़ देते हैं, फिर बात कर लेंगे। क्योंकि जहां पर क्या था, जमींदारी प्रथा थी, तो वहां पर क्या होता, जमींदारों के माध्यम से भी क्या हो रहा था, उनसे कठोर कर वसूलने का काम किया जा रहा था। ठीक है, अब इन सब के माध्यम से क्या हो रहा था, देखिए जब होता क्या था कि जो आदिवासी हैं, आदिवासी, इन आदिवासियों का जब जमीन छीना जाता था, जमीन छीना जाता था, तो इस स्थिति में क्या करते थे, ये न्याय की गुहार लगाते थे। और मुकदमेबाजी में इनको किसकी जरूरत पड़ती थी, पैसे की आवश्यकता पड़ती थी। वैसे वहां पर आदिवासियों की बदहाल स्थिति थी, उनके पास इतनी संपन्नता तो थी नहीं। तो ये क्या करते थे, ये जो मारवाड़ी वर्ग या साहूकार या बनिया, महाजन, इस तरह के लोगों को देख रहे हैं, इनसे क्या करते थे, इनसे पैसे ब्याज पर, यानी उच्च मूल्य ब्याज पर इनको मिल जाता था। तो इनसे पैसे क्या करते थे, उधार लेते थे। और वो भी जो पैसा उधार ले रहे हैं वो क्या हो रहा था, उच्च ब्याज दर पे मिलता था, उच्च ब्याज दर पर मिलता था। अब ये जो पैसा इनको उच्च ब्याज दर पर मिलता था, ये उसको समय पर चुका नहीं पाते थे, तो उनके माध्यम से क्या होता था, इनकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाता था, इनको शोषित किया जाता था। तो ओवरऑल अगर आप सारी प्रक्रियाओं में देखेंगे तो ये जो वहां पर नया वर्ग पहुंचा था, ये पूरी तरीके से क्या था, उनका शोषण कर रहा था।
चाहे वो जमींदार हो, चाहे मारवाड़ी हो, और चाहे उसी में आप अन्य स्तर पे जैसे साहूकार और बनिया वर्ग देख रहे हैं, सभी क्या थे, वहां पर इनका शोषण ही कर रहे थे। ठीक है, तो इस तरह से क्या था, सामाजिक वर्ग से भी ये परेशान थे। और ये जितने भी लोगों को आपने देखा, क्योंकि यहाँ पर मैं टॉपिक वाइज अलग अलग डिवाइड कर दिया हूं, इसलिए मैं चीजों की खिचड़ी नहीं पका रहा हूं, इसलिए मैंने प्रशासन न्याय सबकी बात नहीं किया है। अभी आप एक एक करके देखेंगे तो समझ में आएगा कि सबके ऊपर ब्रिटिशर्स थे। इनको प्रशासन की संरक्षण प्राप्त थी, इनको न्यायपालिका का संरक्षण प्राप्त था। ठीक है, इस सारी व्यवस्थाओं को हम लोग देखेंगे। तो फिलहाल देखिए क्या क्या देखिए हम लोग। तो पहला आपने इनका आर्थिक कारण देखा, दूसरा आपने वन्य कानून देखा, तीसरा आपने सामाजिक कारण देखा। अब आइए चौथा देख लेते हैं यहीं पर, क्योंकि सामाजिक कारण से निकल करके आ रहा है, तो न्यायिक कारण देख लेते हैं। न्यायिक कारण, जब हम लोग न्यायिक कारण की बात करते हैं तो यहां ध्यान रखिएगा कि क्योंकि अब ये एक नई व्यवस्था यहां पर जन्म ली थी ना, इसलिए इनको क्या था, पहली बात तो न्यायालय की कोई समझ नहीं थी, न्यायालय की समझ नहीं थी। दूसरी, ये निरक्षर होते थे। इसका मतलब क्या है, ये पढ़े लिखे तो होते नहीं थे, और ऐसे में न्याय प्राप्त करने के लिए इनको दूसरों पर निर्भर होना पड़ता था। और उस निर्भरता में ये जितने चरण में होकर गुजरते थे, प्रत्येक चरण में क्या होता था, इनका शोषण किया जाता था। कैसे शोषण होता था, तो जैसे पहले इसमें न्याय की प्रक्रिया में क्या था, इनको पैसों की आवश्यकता पड़ती थी। पैसों की आवश्यकता के लिए क्या करते थे, ये साहूकार या महाजन वर्ग के पास जाते थे, उनसे क्या करते थे, पैसे उधार लेते थे। जब उनसे पैसे उधार लेते थे तो पहले तो उनके चंगुल में फंस गए, जैसा कि अभी पीछे बताया कि वो क्या करते थे, इतना उच्च ब्याज दर पे इनको पैसे देते थे कि अगर ये नहीं चुका पाते थे तो अब उनकी जो संपत्ति होती थी उसको वो गिरवी रख लेते थे, कागजों की इनके साथ धोखाधड़ी कर लेते थे, और उसके बाद क्या करते थे, अंगूठा वगैरह लगवा करके इनकी संपत्ति पर क्या होता था, अधिकार कर लेते थे। दूसरे स्तर पर अब ये पैसा लेते भी थे तो किसके पास जाएंगे, न्याय के लिए वकीलों के पास जाएंगे कि नहीं जाएंगे, और ये वकील लोग भी कौन होते थे, ब्रिटिशर्स ही होते थे। अब ये क्या करते थे, इनसे पैसे भी लेते थे और मुकदमेबाजी में इनको उलझाते चले जाते थे, और इसके साथ क्या होता था, ये पैसे पे पैसे इसी तरह व्यवस्था करके लाते रहते थे और कर्जे में डूबते रहते थे। तो न्याय की प्रक्रिया में आज भी कहा जाता है ना कि भगवान डॉक्टर और वकीलों से बचाए, तो उसी तरह से उस समय से सोचिए कि न्याय की प्रक्रिया में एक बार जो फंसता था तो वो क्या होता था, आप कह सकते हैं कि वो गर्त में धंसता चला जाता था, वहां से निकलने का तो कोई प्रावधान ही नहीं था। दूसरी चीज क्या था कि चूंकि ये पूरी जो व्यवस्था थी ये ब्रिटिशर्स की अपनी संरक्षण की नीति थी, और इसके तहत कभी भी आदिवासियों को न्याय मिलता ही नहीं था। वो हमेशा क्या करते थे, जो जमींदार होते थे या साहूकार मारवाड़ी या कोई ब्रिटिश अधिकारी होता था तो न्याय उन्हीं को देते थे। तो ऐसी स्थिति में क्या होता था, ये एक लंबा समय करते थे। कल्पना करके देखिए आप, आज के समय में तो चलिए तब भी तहसील और मतलब जो आपका कोर्ट है वो पास पास में मिल जाता है, पास में क्या मिलता है, लेकिन संसाधन इतने बढ़ चुके हैं कि 20, 30, 40 किलोमीटर मतलब कुछ रह नहीं गया है। उस समय की कल्पना करके देखिए, क्या घर घर में ये न्यायालय रहा होगा, न्यायालय की सुनवाई के लिए एक स्थान दूसरे स्थान तक जाना पड़ा होगा, कितनी तकलीफ उठानी पड़ती रहती होगी, आने जाने का खर्चा, समय जाना। उस समय के बीच में आप अपने जो क्षेत्रों में कुछ तो अपना आर्थिक गतिविधि चलाते थे वो भी प्रभावित हो जाएगा। तो पूरा जीवन क्या होता था, इनका एकदम तहस नहस हो जाता था, और न्याय अंततः मिलता नहीं था। 6 महीने, साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल दौड़ने के बाद भी क्या होता था, इनके हाथ से चीजें चली ही जाती थी। ठीक है, तो इस तरह से क्या था, न्यायिक कारण भी बहुत स्तर पर इनके शोषण का एक मार्ग बन गया था। उसके अलावा अगर हम लोग देखें तो प्रशासनिक कारण क्या था, प्रशासनिक कारण, अगर हम लोग प्रशासनिक कारण की बात करें तो आप पाएंगे कि जो प्रशासन व कानून व्यवस्था थी, कानून व प्रशासन, ये किसके पक्ष में था, तो ये हमेशा से जमींदार, साहूकार, बनिया
मारवाड़ी, महाजन, जितने भी इस तरह के लोग थे, इनका क्या करता था, इनका ही संरक्षण करता था। अब ये लोग क्या करते थे, पहली चीज क्या था कि इनके साथ क्या करते थे, इनके साथ अमानवीय व्यवहार करते थे। जमींदार लोग बहुत से बार क्या होते थे, जबरन इनकी संपत्ति को जब्त कर लेते थे, इनके क्या की महिलाओं के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार करते थे। और उन सब के बीच में जब ये कानून के पास जाते थे, अर्थात पुलिस के पास जाते थे, तो पुलिस इनको अलग शोषित करती थी। पुलिस इनसे उल्टे पुल्टे तरीके से पैसे लेती थी, डराती धमकाती थी, मारती थी, जेल में डाल देती थी। मतलब कितना भी हो तो वो हमेशा समर्थन में किसके रहती थी, इनके रहती थी। और जब यही पुलिस प्रशासन से ऊपर उठ करके ये न्याय पाना चाहते थे, तो फिर न्याय की स्थिति में आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। आप मैंने पहले दिखा दिया कि न्याय की स्थिति में इनको कहीं भी इनको न्याय नहीं मिलता था। तो अंततः आप देखिए कि ये सारे लोग, चूंकि जो आदिवासी लोग थे, अभी हम लोग चर्चा करेंगे, आदिवासियों को वास्तव में जो औपनिवेशिक नीति थी उसकी समझ ही नहीं थी, खास तौर से 19वीं शताब्दी में। औपनिवेशिक नीति का तात्पर्य यहां पर क्या है कि पूरी व्यवस्था के केंद्र में ब्रिटिशर्स थे, लेकिन आदिवासियों को क्या लगता था कि उनके शत्रु कौन है, उनके शत्रु जो है वो कौन है, वो या तो जमींदार है या इस तरह के मध्यम वर्ग के लोग हैं, या पुलिस वगैरह भी बीच में आ जाती थी। उनको लगता था मुख्य रूप से जो जमींदार और मध्यम वर्ग के लोग जो हैं, जो यहाँ पर नया जो वर्ग उदय हो रहा है, ठीक है, इसको मानते थे। तो ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है, ऐसी स्थिति में ये समझते थे कि जो ब्रिटिशर्स हैं ये उनके शत्रु है ही नहीं, शोषण तो इनका इनके रूप में हो रहा है। ये चेन को ही नहीं समझ पाए कि किस प्रकार से जो है वो ब्रिटिशर्स, उसके नीचे फिर ये सारे लोग, तब जाकर के अंततः उनका शोषण हो रहा है। ठीक है, तो अब अगर हम लोग देखें एक और कारण देख लीजिए, यहाँ पर एक धार्मिक कारण भी था। धार्मिक कारण, अगर हम लोग इस धार्मिक कारण की बात करें तो अब देखिए यहाँ पर क्या था, ईसाई मिशनरी आने लगे थे। ईसाई मिशनरी, और ये जो ईसाई मिशनरियों ने आना प्रारंभ किया, तो इन ईसाई मिशनरियों के माध्यम से क्या हो रहा था, अब बड़े पैमाने पर इन लोग का धर्मांतरण कराया जा रहा था। धर्मांतरण में भी इनके साथ शोषण किया जा रहा था और जबरदस्ती कई बार धर्मांतरण कराया जाता था। इसके अलावा और क्या होता था, अगर आप और स्तर पे देखेंगे तो इनकी जो धार्मिक संस्कृति थी, इनकी जो धार्मिक संस्कृति थी उसका क्या करते थे, उपहास उड़ाते थे, अर्थात इनकी धार्मिक आस्थाओं के साथ क्या करते थे, खिलवाड़ करते थे, ठेस पहुंचाते थे। यानी इनकी जो अपनी मान्यताएं, परंपराएं और संस्कृति है उसका मजाक बनाते थे, और अपनी जो उनकी संस्कृति थी उसको क्या लेकर के अपनी श्रेष्ठता को साबित करते थे। तो इस तरह से कहीं ना कहीं, क्योंकि धार्मिक आस्था जानते हैं ना, बहुत बड़ा केंद्र हो जाता है किसी का, किसी के साथ भी जब आप धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं तो कहीं ना कहीं उसको ठेस पहुंचता ही है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है, ये भी एक कारण बना था। ठीक है, तो और आप देख रहे हैं कि आदिवासियों के विद्रोह का कोई एक त्वरित कारण नहीं था, बल्कि एक लंबे समय से उनके साथ जो औपनिवेशिक नीति के तहत आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक, न्यायिक, धार्मिक व अन्य कानून, जैसे भू राजस्व कानून उनके जो निकल करके आए, वन्य कानून जो निकल करके आए, ये सभी उनके प्रत्येक मतलब उनके जीवन के प्रत्येक स्तर पर उनका शोषण कर रहे थे। और इसी वजह से क्या था, ये प्रतिक्रिया के रूप में निकल के आई, जिसे क्या कहते हैं, एक आदिवासी विद्रोह के रूप में जानते हैं। ठीक है भाई, किसी चीज की क्रिया पर ही तो प्रतिक्रिया होती है। जहां इतनी क्रियाएं ब्रिटिशर्स की तरफ से चल रही हैं तो कहीं ना कहीं तो उसकी प्रतिक्रिया निकलनी ही थी। ठीक है, अब आइए देखते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग देखें तो जो 19वीं शताब्दी का आदिवासी आंदोलन था, आदिवासी आंदोलन, इस आंदोलन में या विद्रोह कह सकते हैं, जो आदिवासी लोग थे इनको वास्तव में औपनिवेशिक नीति की समझ ही नहीं थी। अभी जैसा कि बताए, औपनिवेशिक नीति की समझ ही नहीं थी, इनको ये पता ही नहीं चलता था कि इनका वास्तविक शोषणकर्ता कौन है, इनका वास्तविक शोषणकर्ता कौन है। ये कभी ब्रिटिशर्स को अपना शोषणकर्ता समझ ही नहीं पाए।
इनके अनुसार इनका जो शोषण करते थे वो मध्यम वर्ग के लोग थे। और इस मध्यम वर्ग में कौन था? जैसे जमींदार हो गए, और इसके अलावा तमाम अभी आपको जो बताए मारवाड़ी, साहूकार, बनिया, महाजन, इस तरह के लोग जो थे ये प्रत्यक्ष रूप से उनको अपना शत्रु समझते थे। इसीलिए ये औपनिवेशिक नीति के जाल में फंसते चले जाते थे। क्यों? क्योंकि अगर इनको पता होता कि वास्तव में ये तो कठपुतली है, ऊपर से नचाने वाला तो पूरा ब्रिटिश सरकार है, ब्रिटिश शासन है, तो ऐसी स्थिति में वो ब्रिटिश शासन से किसी भी प्रकार के प्रशासनिक या न्यायिक सहायता की उम्मीद ही न रखते। और अगर उम्मीद न रखते तो संभवतः उधर भी जाकर के जिस बुरे चक्र में फंस रहे थे उससे तो कम से कम बचते। दूसरी चीज क्या है, अब इनकी जब प्रतिक्रिया होती तो ये प्रतिक्रिया छोटे स्तर पर ना होती, ये प्रतिक्रिया किस पे होती? बड़े स्तर पे। मूवी देखते हैं ना, मूवी में क्या होता है, खासतौर से पहले की पिक्चर आप जब देखते थे तो उसमें क्या होता था, एक विलेन होता था, उसके ढेर सारे गुंडे होते थे। अब गुंडे को पूरे पिक्चर भर विलेन मारता रहता था, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि विलेन अभी मेन वाला तो बचा है ना। आप 100 को मारेंगे वो 500 और लेके चला आएगा, 500 को मारेंगे 1000 लेके चला आएगा। लेकिन कहीं गलती से आपने उस एक व्यक्ति को मार दिया, सब पता नहीं कहाँ पे रहते, जो 1000, 1500, 2000 रहते हैं। इसी तरह आप युद्ध के समय देखते थे, जब राजाओं का शासनकाल चलता था, सेना लोगों के पास लाखों की संख्या में हो सकता है। आप क्या करते थे, राजा का सरकलम कर लीजिए, राजा को नतमस्तक करा लीजिए अपने सामने, तो उसके बाद क्या होता था, पूरा सेना आपका हो जाता था, पूरा साम्राज्य आपका हो जाता था। उसी तरह यहाँ पर केंद्र में कौन है? ब्रिटिशर्स। अगर इनकी सारी व्यवस्थाओं को तोड़ना है तो व्यवस्थाओं को तोड़ने के लिए पहले ब्रिटिशर्स के केंद्र को तोड़ना जरूरी था, जो कि आसान था नहीं ना। तो इस वजह से ये उतनी पहुंच रख भी नहीं सकते थे। ठीक, हाँ ये जरूर है कि 20वीं शताब्दी तक आते आते इनको ब्रिटिशर्स की औपनिवेशिक नीति की समझ हो गई थी। इस वजह से 20वीं शताब्दी का जब आप आंदोलन देखेंगे तो 19वीं शताब्दी के आंदोलन के स्वरूप उसका थोड़ा अलग दिखाई देगा, क्योंकि थोड़ा सा संगठन करते हुए और फिर मतलब उद्देश्य को सही समझते हुए फिर कार्य कर रहे थे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि जो आदिवासी लोग थे इनकी असफलता का कारण था। तो आदिवासी विद्रोह की असफलता का कारण, देखिए आदिवासी विद्रोह की हम लोग असफलता का कारण की बात करते हैं तो यहां पर क्या है, कई कारण के रूप में दिखाई देंगे। जैसे सबसे पहली चीज क्या है कि देखिए ये ठीक है कि जो आदिवासी लोग थे वो क्या थे, साहसी थे, योद्धा थे, वीर थे, सब कुछ थे, लेकिन ये क्या थे, कुशल सेना नायक नहीं थे। सेना नायक नहीं थे। जिस तरह से सेना में सैनिकों को केवल इसी काम के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, उनके अंदर तमाम प्रकार के गुणों को विकसित किया जाता है, आदिवासी लोग कोई ऐसे योद्धा वर्ग तो थे नहीं। ठीक है, तो आप जानते हैं किसी योद्धा वर्ग की अपनी कुछ विशेष कुशलता होती है, जिसके पास अपने कुछ अद्भुत सैन्य गुण होते हैं। आदिवासियों के पास ये चीजें तो थी नहीं। ठीक है, दूसरा चीज क्या है कि जो आदिवासी थे इनका कोई अपना संगठन नहीं था और इनका कोई अपना नेतृत्व करता नहीं था। ऐसे में इनका जो विद्रोह होता था वो छोटे छोटे स्तर पर होता था, छोटे छोटे स्तर पर, क्योंकि कोई संगठन तो नहीं था ना, छोटे छोटे स्तर पर होता था। और दूसरी चीज क्या थी कि इनका जो विद्रोह हो रहा था उसका कोई स्थानीय कारण होता था। स्थानीय कारण, इसका मतलब इनके पास संगठन का अभाव था, एक कुशल नेतृत्व कर्ता का अभाव था, इनके पास अपने जो विद्रोह हो रहे थे उसके प्रमुख उद्देश्यों का अभाव था, और इनका जो विद्रोह हो रहा था बहुत छोटे स्तर पर हो रहा था। ठीक है, इसके अलावा और बात करें तो ये जो युद्ध लड़ते थे उस युद्ध में इनके पास जो हथियार थे तो ये परंपरागत हथियार का प्रयोग करते थे। ये कुल्हाड़ी का प्रयोग करते थे, फरसा का प्रयोग करते थे, फावड़ा का प्रयोग करते थे,
एक ही चीज हो गया ना। और क्या होता है, हसिया से लिख लें, हसिया का प्रयोग करते थे। और क्या होता है, मतलब ये सब युद्ध के उपकरण कम और कृषि के उपकरण ज्यादा लग रहे हैं, है ना। तो बेचारों के पास जो होगा उसी को इस्तेमाल करेंगे, तो ये इन सब चीजों का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग अन्य स्तर पे बात करें तो इनके पास क्या था, कोई इनका संचार माध्यम नहीं था, संचार माध्यम नहीं था, और कोई इनका जो है खुफिया विभाग नहीं था या खुफिया तंत्र नहीं था, खुफिया तंत्र नहीं था। संचार माध्यम जैसे भी आप ब्रिटिशर्स को देखेंगे तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने रेल, डाक, इस सब चीजों का विकास कर लिया था। तुरंत कहीं जरूरत पड़ती तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक उनकी सेना क्या करती थी, स्थानांतरित कर सकती थी। इनके पास तो ऐसा कोई संचार माध्यम भी नहीं था कि आवश्यकता पर कहीं से किसी को बुला सके या अपने आप को वहां से बचाने के लिए उस जगह से तुरंत पलायित हो सके, ठीक है। इसके अलावा इनके पास कोई ऐसा खुफिया नहीं, खुफिया, इनके पास कोई ऐसा खुफिया तंत्र नहीं था जिससे ये ब्रिटिशर्स की जो गतिविधियां हैं उसके बारे में पहले से थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर सके, ठीक है। तो आप कहेंगे कि जो आदिवासी विद्रोह हुआ उसकी असफलता के कुछ प्रमुख कारण थे। कौन कौन से कारण थे, देख लीजिए। अभी बात की हम लोग, संगठन नहीं था, कोई नेतृत्वकर्ता नहीं था, परंपरागत हथियार होते थे, कोई एक सामूहिक उद्देश्य नहीं होता था, छोटी छोटी शक्ति के रूप में क्या करते थे, ये विद्रोह करते थे। इनके पास ना कोई खुफिया तंत्र था और ना ही इनके पास कोई संचार का माध्यम था, ठीक है। जबकि इसी के ठीक विपरीत जब हम ब्रिटिशर्स की बात अभी करेंगे तो ब्रिटिशर्स में आपको अब इसी चीज के अपोजिट दिखाई देगा। तो ब्रिटिशर्स की सफलता का कारण, तो ब्रिटिशर्स की सफलता का कारण पहली बात तो ये क्या है, ये अपने जो शासन प्रणाली या व्यवस्थाएं थी उसमें मजे हुए लोग थे। ये औपनिवेशिक नीति चलाने वाले लोग थे और औपनिवेशिक नीति केवल भारत जैसे देश में नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर चला रहे थे, ठीक है। तो ये क्या थे, ये वैश्विक स्तर पर औपनिवेशिक शासन के मजे हुए लोग थे, यानी निपुण लोग थे, ठीक है। इसके अलावा क्या था, इनका जो सेना था उसका एक विशेष गठन होता था और इनमें क्या होता था, इनमें सेना का नेतृत्व करने के लिए कुशल नेतृत्वकर्ता होता था। और केवल इतना नहीं कि कुशल नेतृत्वकर्ता होता था बल्कि इनके पास क्या होता था, कुशल नेतृत्वकर्ता का एक सीरीज होता था, एक श्रृंखला होती थी। एक कोई असफल हो जाता था या मर जाता था तो उसके बाद दूसरा उनके पास क्या होता था, सेना नायक होता था, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इनके जो हथियार होते थे, अब ये गोला, बारूद, राइफल, तोप आदि जैसे आधुनिक हथियारों के साथ क्या करते थे, युद्ध लड़ते थे, ठीक है। इसके अलावा इनका मजबूत संचार था, संचार माध्यम था। इस मजबूत संचार माध्यम में इनके पास मुख्य रूप से आप कहेंगे तो रेल था, डाक था, तार था, और इसके माध्यम से आवश्यकता के अनुसार सेना को सूचना भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता था और आवश्यकता पड़ने पर सेना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित भी किया जा सकता था, ठीक है। इसके अलावा इनका क्या होता था, इनका अपना एक खुफिया तंत्र होता था, खुफिया तंत्र होता था जिसके माध्यम से विद्रोहियों द्वारा यदि किसी भी प्रकार की नीति बनाई जाती थी तो उसकी पूर्व जानकारी उन्हें मिल जाती थी, ठीक है। इन्होंने वास्तव में विद्रोहियों के क्षेत्र में ही अपने राजभक्तों को तैयार किया था, वो चाहे साहूकार हो, मारवाड़ी हो, बनिया हो, या आप देखेंगे जमींदार वर्ग हो,
इसके अलावा बहुत से समय पर इन्होंने जो स्थानीय लोग हैं उनमें भी या तो शासन का डर दिखाकर या पैसे का लोभ दिखा करके उनसे भी अपनी जानकारी प्राप्त कर लेते थे। ठीक है, तो इस तरह से जो आदिवासी लोग होते थे उनकी किसी भी गतिविधियों का इनको पूर्ववत जानकारी हो जाती थी और किसी विद्रोह के, तो आप कह सकते हैं शक्तिशाली होने से पहले, किसी विद्रोह की ज्यादा भयावह होने से पहले क्या करते थे, ये उसका दमन कर देते थे। ठीक है, तो ओवरऑल आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से ब्रिटिशर्स यहां पर आकर के अपनी आर्थिक शोषण की नीति लेकर के आ रहे हैं और इस आर्थिक शोषण नीति के तहत जो आदिवासी लोग हैं, आदिवासी, इन आदिवासियों के सामान्य जनजीवन को पूरी तरह से इन्होंने क्या किया, प्रभावित किया। यहाँ पर उनका पूर्णतः केवल शोषण हुआ है, इसके अलावा अमानवीय स्तर पर उनके साथ क्या किया गया है, अत्याचार किया गया है। ठीक है, और इन तमाम वजहों से क्या हो रहा है, फिर आपको ये विद्रोह देखने को मिलता है। ठीक है, कल हम लोग जब इस पर चर्चा करेंगे तो कल बात करेंगे कि किस तरह से किसी एक क्षेत्र से जो है, मतलब किन किन भारत के क्षेत्रों से जो है आदिवासी विद्रोह हुए हैं। फिर देखेंगे विद्रोह का नाम क्या था, विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे, विद्रोह किस सन में हुआ है और इसके अलावा विद्रोह का कारण क्या था। जरूरत पड़ी जहां पर तो वहां देखेंगे विद्रोह का परिणाम क्या रहा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आप कोई भी विषय जब पढ़ते हैं तो हर विषय में आपको कुछ जगहों पर ऐसा टॉपिक दिखाई देगा जिसका रटने के अलावा कोई दूसरा और चारा होता नहीं। तो अगली जो क्लास हम लोग करेंगे आदिवासी विद्रोह की, उसमें आपको ऐसा ही दिखाई देगा। ठीक है, जहां पर चीजों को आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि जितना कंसेप्ट बेस्ड बात हो सकती थी वो सारी बातें मैंने यहाँ पर बता दिया है। अब अगली क्लास हम लोग की ज्यादातर फैक्चुअल रहेगी और उसमें आपको थोड़ा सा मतलब ध्यान लगा करके एक एक क्षेत्र को याद करना पड़ेगा, उसके नेतृत्वकर्ता को याद करना पड़ेगा और किस सन में हुआ। लेकिन चूंकि पूरी आप एक कहते हैं ना कि मतलब उसको समझ के साथ पढ़ रहे हैं, इसलिए वो चीजें आसान हो जाती हैं आपके लिए। ठीक है, तो कोई भी विषय हो वहां पर आपको 20% तो सिलेबस का कॉन्सेप्ट ऐसा दिखाई देगा जहां पर बिना याद किए आपका काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, क्लियर है, एनी प्रॉब्लम? चलिए तो 5 मिनट के लिए फिर स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स वाला। ओके।